क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। विच वन इज अ वाटर सोलुबल वाइटामिन, कि इनमें से जो है कौन सा वाटर सोलुबल वाइटामिन है आपके पास? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी या विटामिन बी? तो राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास विटामिन बी है। आपके पास वाटर सोलुबल वाइटामिन आपके पास दो ही होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी जो है आपके पास वाटर सोलुबल वाइटामिन है। और फैट सोलुबल वाइटामिन जो है आपके पास वो चार हैं। फैट सोलुबल वाइटामिन जो है वो आपके पास चार है बच्चा। उनको जो है आप याद रख लें एडिक्स के नाम से, ADE के, एडिक के नाम से जो है इनको आप याद रख लें। ये चार के चार जो है आपके पास क्या है? फैट सोलुबल वाइटामिन है, ADE के। तो यहाँ पे पूछा गया कि वाटर सोलुबल वाइटामिन क्या है, तो विटामिन बी जो है आपके पास वाटर सोलुबल है। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन इज अ फैट सोलुबल वाइटामिन? अभी बताया फैट सोलुबल वाइटामिन जो है एडेक्स से आपने याद रखना है। इसमें जो है बी, सी जो है आपके पास वाटर सोलुबल है, बी भी वाटर सोलुबल है। तो फैट सोलुबल जो है वो आपके पास विटामिन ए है। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास सी है। विटामिन के हवाले से बताता चलूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप PPSC में जा रहे हैं या FPSC में जा रहे हैं, आप कोई भी एग्जाम में जा रहे हैं जनरल टेस्ट में, तो विटामिन में से जो है लाजमी एक ना एक क्वेश्चन आता है इस लेवल के ऊपर। चूंकि मैं FPSC, ये सेशन जो है टोटली स्पेसिफिक है FPSC के हवाले से, FPSC फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से। मैं उसमें 12 बता चुका हूँ कि यहाँ पे केमिस्ट्री का लेवल जो है इतना हार्ड नहीं है, मीडियम लेवल है। अगर PPSC की बात जाऊं तो फिर PPSC में जो है वाइटामिन को हम थोड़ा सा और ब्रॉड पर्सपेक्टिव में जाके देखेंगे कि विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है, विटामिन बी का और क्या कहते हैं, विटामिन सी को क्या कहते हैं, इनकी मजीद जो है यूजेस, इनकी क्लासिफिकेशन, इनके सोर्सेज जो है उनके ऊपर हम डिटेल से जाके पढ़ेंगे। वो हम PPSC के हवाले से पढ़ते हैं। PPSC आप अगर KPK को फॉलो कर रहे हैं, KPPSC, या आप सिंध को जो है फॉलो कर रहे हैं, SPSC, तो वहां पे जो है फिर आप वाइटामिन को डिटेल से पढ़ते हैं। फेडरल में जो है बेसिक आता है आपके पास, तो बेसिक जो है इनफ है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फैटी एसिड कंटेनिंग 6 कार्बन, कि ऐसा एसिड जिसमें आपके पास 6 कार्बन हो उसको क्या कहते हैं? वेलरिक एसिड कहते हैं, ब्यूटायरिक एसिड कहते हैं, कैप्रोइक एसिड कहते हैं, या फॉर्मिक एसिड कहते हैं? तो बच्चा राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास सी है। कैप्रोइक एसिड जो है वो आपके पास राइट ऑप्शन है। कैप्रोइक एसिड को आप हेक्सानोइक एसिड भी कहते हैं, हेक्सानोइक एसिड, हेक्सानोइक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड को आप ब्यूटानोइक एसिड भी कहते हैं, ब्यूटानोइक एसिड, 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। वेलरिक एसिड को बच्चा आप पेंटानोइक एसिड भी कहते हैं, पेंटानोइक एसिड इज नोन एज वेलरिक एसिड। फार्मिक एसिड को मेथानोइक एसिड आप कहते हैं, मेथानोइक एसिड, मेथानोइक एसिड। तो आपके पास कैप्रोइक एसिड 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन लगा लें, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन के ऊपर जो है कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद है। इसके बाद जो है आप कार्बन के हाइड कार्बन के बॉन्ड पूरे कर दें, CH3 CH2 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 तो ये कंपाउंड जो है आपके पास किसका फार्मूला है? ये आपके पास कैप्रोइक एसिड का फार्मूला है। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास सी है। चले, आपको कोई भी मसला हो किसी भी क्वेश्चन में आपने मुझे रोकना है। अगर मसला नहीं है तो फिर हम ऐसे जो है स्पीड थोड़ा सा तेज रखेंगे इनके ऊपर, क्योंकि कोई इसमें एज सच कैलकुलेशन तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज नॉट प्रेजेंट इन DNA, कि कौन सा जो चीज जो है DNA के अंदर नहीं होती? DNA के अंदर डीऑक्सीराइबोज होता है, बिल्कुल होता है, फास्फेट यूनिट होता है, नाइट्रोजिनस बेस भी होती है। राइबोज शुगर जो है ना बच्चा वो DNA के अंदर नहीं होता। राइबोज शुगर जो है वो आपके पास RNA के अंदर होता है। तो यहाँ पे पूछा गया कि कौन सी चीज जो है DNA के अंदर नहीं होती, तो राइबोज शुगर जो है वो DNA के अंदर नहीं होता। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास सी है। जी बच्चे जवेरिया, बिल्कुल सी जो है आपके पास राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, रेफिनोज इज, हाँ इसका बताएं थोड़ा सा। रेफिनोज जो है वो आपके पास क्या है? मोनोसक्राइड है, डाइसक्राइड है, ओलिगोसक्राइड है, या पॉलीसक्राइड है? क्या लगाया है आपने? शाबाश। किसी ने डाइसक्राइड लगाया हो? एनीवन? किसी ने डाइसक्राइड लगाया हो? किसी ने डाइसक्राइड नहीं लगाया? देखो रेफिनोज जो है ना उसका फार्मूला आपके पास होता है C18H32O16। ये आपके पास जो है रेफिनोज का जो है मालिकुलर फार्मूला है आपके पास। जब आप इस कंपाउंड को हाइड्रोलाइज करेंगे तो तीन जो है आपके पास ऑन हाइड्रोलिसिस जो है ये आपके पास क्या करेगा? ये तीन जो है ग्लूकोज के मालिक्यूल जो है प्रोड्यूस करेगा।
अगर 3 प्रोड्यूस कर रहा है तो ट्राई सेक्राइड बोलेंगे, डाई सेक्राइड नहीं बोलेंगे, तो डाई सेक्राइड का ऑप्शन यहाँ पे कैंसल आउट हुआ। और 2 से ज्यादा को जनरली हम कह देते हैं ओलिगोसेक्राइड। तो राइट ऑप्शन जो है यहाँ पे जो मोस्ट अथेंटिक ऑप्शन है वो आपके पास ओलिगोसेक्राइड है। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास सी है। सोप एंड डिटर्जेंट्स आर मेड फ्रॉम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड ऑयल या ऑल। तो सोप एंड डिटर्जेंट्स जो है वो बनते हैं आपके पास फैट्स एंड ऑयल से। राइट ऑप्शन जो है क्वेश्चन 9, राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास सी है, फैट्स एंड ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस इज कास्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। देखें विटामिन, नाइट ब्लाइंडनेस जो है किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। देखें हमारा जो विटामिन ए है ना, इसका ताल्लुक जो है हमारी आंख से है। विटामिन ए का ताल्लुक जो है, तो अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में होगी तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज आपके पास होती है वो होती है नाइट ब्लाइंडनेस। मीन रात का अंधापन जो है, बाज लोगों को जो है ना रात को नजर ही नहीं आता बिल्कुल। रात का अंधापन जो है वो किस बीमारी की, किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से। तो राइट ऑप्शन जो है यहाँ पे वो क्या है? ए जो है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 11। विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर बोन एंड टूथ ग्रोथ? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? क्या लगाया आप लोगों ने? कौन सा विटामिन जो है वो जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है बच्चे। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास डी है। विटामिन डी जो आप धूप से लेते हैं, गर्मियों में जो है, अब सर्दियां आ रही हैं तो सर्दियों में जो है धूप में बैठना है किसी ने, तो विटामिन डी जो है वो आपको मिलेगा। तो प्रॉपर बोन एंड टूथ ग्रोथ के लिए जो विटामिन आपके पास चाहिए, जो दरकार आपको चाहिए, वो कौन सा है? विटामिन डी आपको चाहिए। राइट ऑप्शन अगेन डी हो गया आपके पास। नेक्स्ट है ऑरेंजेस, लेमन एंड टोमेटोज आर द रिच सोर्स ऑफ विच विटामिन। देखें तुर्श चीजें हैं ये, खट्टी चीजें। ऑरेंज, लेमन, टोमेटो ये सारी की सारी आपके पास तुर्श चीजें हैं। और तुर्श चीजों के अंदर जो विटामिन ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, रिच सोर्स में पाया जाता है, वो आपके पास विटामिन सी है। विटामिन सी, विटामिन ए नहीं है, विटामिन बी नहीं है, विटामिन सी नहीं है। विटामिन डी जो है आपके पास वो रिच सोर्स में पाया जाता है ऑरेंजेस, लेमन और टोमेटोज के अंदर। तो सी जो है वो आपके पास राइट ऑप्शन है। विच नाइट्रोजिनस बेस इज एब्सेंट इन आरएनए? बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है आपके पास कि कौन सी नाइट्रोजिनस बेस जो है आरएनए के अंदर एब्सेंट होती है? तो आपके पास आरएनए के अंदर एडेनिन, गैवानिन, थाइमीन या साइटोसिन। तो राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास थाइमीन है। थाइमीन जो है आपके पास आरएनए के अंदर तो एब्सेंट होती है ये आपके पास। अच्छा, आरएनए के अंदर फिर कौन सी नाइट्रोजिनस बेस प्रोड्यूस होती है थाइमीन की बजाय? कौन बताएगा? विच नाइट्रोजिनस बेस इज प्रेजेंट? बिल्कुल ऐसे ही, शाबाश जवेरिया बच्चे। तो नाइट्रोजिनस बेस जो मौजूद होती है आरएनए के अंदर इन प्लेस ऑफ थाइमीन, वो आपके पास क्या होती है? यूरासिल होती है, यूरासिल होती है। तो यहाँ पे जो है पूछा गया है कि कौन सी नाइट्रोजिनस बेस जो है एब्सेंट है आरएनए के अंदर? आरएनए के अंदर थाइमीन नहीं होती, आरएनए के अंदर यूरासिल आपके पास होता है। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास यहाँ पे सी है। क्वेश्चन नंबर 14। सुक्रोज इज फाउंड बाय द कम्बिनेशन ऑफ। सुक्रोज जो है किसके कम्बिनेशन से बनता है? ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज ग्लैक्टोज, ग्लूकोज फ्रुक्टोज या आल। तो बच्चा ग्लूकोज और ग्लूकोज जो है जब मिलते हैं तो आपके पास जो डाइमर बनता है उसको बोलते हैं माल्टोज। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज जब मिलता है आपके पास तो आपके पास बनता है लैक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब आपके पास मिलते हैं तो आपके पास बनता है सुक्रोज। तो सुक्रोज जो है किसके कॉम्बिनेशन से बनता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के कॉम्बिनेशन से बनता है। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास सी है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एग्जैक्टली आपकी बुक से जो है वो लिया गया है, आपकी बुक में जो है ये मौजूद है, फेडरल की बुक के अंदर। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन कंटेन अप्रोक्सीमेटली। अब जिसने बुक पढ़ी होगी उसने तो ये ठीक किया होगा, जिसने नहीं पढ़ी होगी उसने गलत किया होगा। कि 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन के अंदर जो है अप्रोक्सीमेटली कितने कैलोरीज मौजूद होते हैं? 4 किलो कैलोरीज, 9 किलो कैलोरीज, 12 किलो कैलोरीज या नन ऑफ दिस? तो एग्जैक्टली जो है, शाबाश बच्चे, एक सेकेंड। हाँ, शहर ने बिल्कुल ठीक बताया। एग्जैक्टली जो है ये बुक की स्टेटमेंट है। बुक के अंदर जो है ये आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है आपके पास कि 1 ग्राम प्रोटीन जो है उसमें अप्रोक्सीमेटली आपके पास 4 किलो कैलोरीज जो है वो मौजूद होती हैं। राइट ऑप्शन जो है क्वेश्चन 15 ए है आपके पास, 4 किलो कैलोरीज।
सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज मेंटेन्ड बाय, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का वो मेंटेन होता है पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, आयोनिक बॉन्ड की वजह से, या नन ऑफ दीज। तो बच्चा सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन होता है आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, पेप्टाइड बॉन्ड, प्राइमरी स्ट्रक्चर आयोनिक बॉन्ड, सल्फाइड बॉन्ड वो आपके पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का वो मेंटेन होता है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास भी है। क्वेश्चन नंबर 17, इंजाइम इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन, इंजाइम जो है एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या है, इन बॉडी, इन यीस्ट, इन बैक्टीरिया या इन फंजाई। तो बच्चा इन का मतलब होता, ई एन का मतलब है इन, ई एन ये जो इंजाइम है ई एन इसका मतलब होता है इन, और जाइम्स का मतलब होता है यीस्ट। तो इंजाइम का जो ग्रीक वर्ड है उसका मतलब, ग्रीक में जो है इंजाइम को, यूनानी जुबान में इंजाइम को कहते हैं इन यीस्ट, इन यीस्ट। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास भी है, एग्जैक्ट जो है बुक की स्टेटमेंट है। मेरा ज्यादा फोकस इस टेस्ट में जो है बुक के ऊपर है क्योंकि बुक से जो है क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे मोस्टली। अच्छा, एमल फिशर प्रोड्यूस लॉक एंड की मॉडल, एमल फिशर ने जो है लॉक एंड की मॉडल जो है कब प्रपोज किया, 1858 के अंदर, 1894 के अंदर, 1971 के अंदर, या आपके पास 1965 के अंदर, कौन बताएगा। एमल फिशर ने जो है लॉक एंड की मॉडल जो है कब प्रपोज किया। लॉक एंड की मॉडल जो है उसमें यही था आपके पास कि जिस एक लॉक को जो है एक स्पेसिफिक की जो है वो खोल सकती है, बिल्कुल इसी तरह एक स्पेसिफिक एंजाइम जो है एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ जो है वो रिएक्ट करेगा और तब जो है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और तब वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास प्रोडक्ट के अंदर। तो एंजाइम मींस आपके पास लॉक एंड की मॉडल जो है वो बात करता है एंजाइम स्पेसिफिसिटी की, इंजाइम स्पेसिफिसिटी की बात करता है लॉक एंड की मॉडल। तो बच्चा ये प्रोपोज जो है ये किया गया था 1894 के अंदर, 1894 के अंदर जो है प्रोपोज किया गया था। मुझे कौन बताएगा कि इंड्यूस फिट मॉडल जो है वो कब प्रोपोज किया गया, इंड्यूस फिट मॉडल, इंड्यूस फिट मॉडल। पहले तो मुझे ये बताएं कि ये प्रपोज किसने किया था इंड्यूस फिट मॉडल, जल्दी से बताएं, अभी पता लग जाएगा किसने। 1971 में तो शहर बच्चे, इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी, 1971 में तो कुछ नहीं हुआ। कोचलैंड ने प्रपोज किया था, बिल्कुल ठीक है। मुझे ईयर बताएं। जवेरिया तबस्सुम ने जो है एग्जैक्टली जो है सही साल बताया है कि नहीं, 1894 में नहीं, 1894 तो एमल फिशर ने किया था बच्चा लॉक एंड की मॉडल। मेरा सवाल है कि इंड्यूस फिट मॉडल जो है वो किसने प्रपोज किया, तो कोचलैंड ने प्रपोज किया। कब प्रपोज किया, 1958 के अंदर, याद रखना है। कोशलैंड ने जो है प्रपोज किया था इंड्यूस फिट मॉडल 1958 के अंदर, याद रखना है। ये दोनों मॉडल जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के हवाले से, आपने इनको सही तरीके से याद रखना है। इन डीएनए फास्फोरिक एसिड इज लिंक्ड टू विच कार्बन नंबर ऑफ शुगर, कि डीएनए के अंदर जो है फास्फोरिक एसिड जो है किस कार्बन जो है शुगर के साथ कनेक्ट होता है, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4 या कार्बन नंबर 5, जल्दी से बताएं। जिसने बुक पढ़ी है जो है, बुक पढ़ी है ना वो तो लाजमी बता देगा, जिसने बुक नहीं पढ़ी उसके लिए जो है फिर मसला है। जल्दी से बताओ, शाबाश। मीनवाइल जो है मैं आपके पास इतनी देर में जो है शुगर का जो स्ट्रक्चर है वो आपके पास ड्रा कर देता हूँ। ये हाइड्रोजन आपके पास H, यहाँ पे ये OH, और यहाँ पे जो है CH2, यहाँ पे O, और यहाँ पे आपके पास लगा हुआ है ये ग्रुप OH और डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे जो है आपके पास लगे हुए H। नंबरिंग आप करेंगे बच्चा यहाँ से 1 2 3 4 5, और कार्बन नंबर 1 के ऊपर आप लगाते हैं नाइट्रोजीनस बेस। तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। डीएनए के अंदर सबसे पहले जो शुगर आप यूज करते हैं वो डीऑक्सीराइबोज यूज करते हैं। डीऑक्सीराइबोज का मतलब है कि कार्बन नंबर 2 जो है इसके ऊपर ऑक्सीजन को आप रिमूव कर देते हैं, इसीलिए जो शुगर है आपके पास वो डीऑक्सीराइबोज है। तो ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है, और कार्बन नंबर 1 के ऊपर जो है आप नाइट्रोजीनस बेसिस जो है वो लगाते हैं, पिरीमिडीन और प्यूरिन्स जो है वो नाइट्रोजीनस बेस लगाते हैं। और कार्बन नंबर 5 के ऊपर जो है आपके पास जो लिंकेज डेवलप होता है
वो फास्फोरिक एसिड जो है वो लिंक करता है कार्बन नंबर 5 के साथ। तो क्वेश्चन पूछा गया कि फास्फोरिक एसिड जो है लिंक किस कार्बन के साथ करता है शुगर की, तो वो कार्बन नंबर 5 के साथ जो है लिंक करता है। राइट ऑप्शन बच्चा वो आपके पास डी है। ये स्ट्रक्चर भी मैंने बना दिया है, आप इससे भी जो है हेल्प ले सकते हैं। अगर पेपर में आए कि नाइट्रोजनस बेस किस कार्बन के साथ कनेक्ट होती है तो आपके पास। अच्छा, मुझे एक सवाल और बताएं कि अभी मैंने बात की प्यूरिन्स के अंदर जो है कौन कौन सी नाइट्रोजनस बेसिस आती हैं प्यूरिन्स के अंदर। विच नाइट्रोजनस बेसिस आर प्रेजेंट इन प्यूरिन्स, जल्दी से बताएं। शाबाश। एडिनिन और गेवानिन जो है आपके पास वो प्यूरिन्स में आती हैं। और पायरिमिडीन्स के अंदर मेरा बच्चा, पायरिमिडीन्स के अंदर आपके पास बाकी आती हैं साइटोसिन, थायामीन, यूरासिल। वो आपके पास पिरिमिडीन्स, ये आपने याद रखना है। ऐसे भी जो है वो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है आपसे। अच्छा, विच इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ सोप। मेजर कंपोनेंट क्या है, फैटी एसिड है, प्रोटीन है, पाम ऑयल है या सैकराइड है। तो सोप का मेजर कंपोनेंट जो है वो आपके पास फैटी एसिड होता है। क्वेश्चन 20 राइट ऑप्शन ए है आपके पास। हाउ मेनी ग्राम ऑफ फास्फोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। कितने ग्राम जो है फास्फोरस जो है, सॉरी, बॉडी के अंदर जो है मौजूद होता है, क्या लगाया जल्दी से बताओ। कितने ग्राम जो है फास्फोरस। शाबाश। अब जिसने बुक पढ़ी है ना उसने तो सही लगाया है, जिसने बुक नहीं पढ़ी वो गलती करेगा इसके अंदर। 1 बी, या आपके पास वो इक्वल होता है 454 ग्राम के अंदर, 454 ग्राम के अंदर। एग्जैक्ट बुक की स्टेटमेंट है। तो ये आपने जो है याद रखना है कि कितने ग्राम जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद होता है, 454 ग्राम जो है मौजूद होता है। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास है। विच फैट्स आर हेल्थियर फॉर बॉडी। कौन सी फैट्स जो हैं वो सेहत के लिए फायदेमंद होती हैं। सेचुरेटेड फैट्स, अनसेचुरेटेड फैट्स, बोथ या नन। जल्दी से बताना, रीजन भी बतानी है। नोट्स में जो है ना, बुक्स में जो है क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आपने बुक पढ़ी है कि अनसेचुरेटेड फैट्स जो है ना वो हेल्दी होती हैं बॉडी के लिए। वाई। हाँ, वजह वजह भी तो बताओ ना, कोई वजह कौन बताएगा। अनसेचु आई हैव रिसेंटली रिटन बुक, आई हैव रिसेंटली। ये सबा लियाकत समझ नहीं आई कि आपने कोई बुक लिखी है उसमें 560 लिखा हुआ है। देखें, हम जो फॉलो कर रहे हैं वो हम एफपीएससी की बुक को फॉलो कर रहे हैं। एफपीएससी की बुक के अंदर पेपर आना यहीं से है, तो एफपीएससी की बुक के अंदर फास्फोरस की अमाउंट गिवन है, 454 ग्राम गिवन है। तो हमने बुक को फॉलो करना है जो फेडरल में जिस जहाँ से पेपर आना है आपके पास केमिस्ट्री के हवाले से। हाई कैलोरी डिमांड को पूरा करते हैं। चलें। अच्छा, देखें, सैचुरेटेड फैट्स वो होते हैं जिसमें जो है आपके पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, सैचुरेटेड फैट्स। और अनसैचुरेटेड फैट्स वो होते हैं जिसमें आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड फैट्स आपके पास ऑयल होते हैं, सैचुरेटेड फैट्स आपके पास घी होता है। तो घी जो है आप रूटीन में भी जो है खाना बनाते हैं घर के अंदर, तो घी से आप अवॉइड करते हैं क्योंकि घी जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा देता है आपका। आप घरों में भी जो है खाने बनाने के लिए ऑयल जो है वो यूज करते हैं। तो अनसैचुरेटेड फैट जो है वो सेहत के लिए ठीक होते हैं एज कंपेयर टू सैचुरेटेड फैट्स। तो राइट ऑप्शन जो है यहाँ पे वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास बी होगा। अनसैचुरेटेड फैट्स आर हेल्थियर फॉर बॉडी। अच्छा, टू विच कैटेगरी ऑफ अ मॉलिक्यूल डू इंजाइम बिलोंग। इंजाइम किस कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं, कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड से, न्यूक्लिक एसिड से या प्रोटीन से। एक लाइन आपने पढ़ी होगी, इंजाइम आर प्रोटीन इन नेचर। इंजाइम प्रोटीन इन नेचर होते हैं। राइट ऑप्शन जो है बच्चा वो आपके पास डी है। द जनरल फार्मूला फॉर अ कार्बोहाइड्रेट इज, जनरल फार्मूला जो कार्बोहाइड्रेट की आपके पास होता है CnH2ON जो है आपके पास सॉरी, जनरल फार्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास बी है। एग्जैक्ट जो है बुक में लिखा हुआ है। अच्छा, रिकेट्स इन चाइल्डहुड अकर ड्यू टू लेक ऑफ। रिकेट्स जो है बच्चों के अंदर एक बीमारी होती है, ये किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के या विटामिन ई। तो रिकेट्स जो है मेरा बच्चा, जो बच्चों के अंदर बीमारी प्रोड्यूस होती है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास ए है। क्वेश्चन नंबर 26, विच वाइटामिन गेट डिस्ट्रॉय ऑन हीटिंग। हाँ, इसका बताएं किसने सही लगाया है। कौन सा वाइटामिन जो है
वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जब आप उसको हीट करते हैं। विच वाइटामिन गेट्स डिस्ट्रॉय? विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी। वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी थोड़ी देर पहले, जो है वीडियो जो है शेयर की थी आपके साथ विटामिन के हवाले से। जिसने वो देखी है उसमें जो है ये क्वेश्चन मौजूद था, उस गलत नहीं किया होगा उन्होंने, कि विटामिन सी जो है आपके पास ये डिस्ट्रॉय हो जाता है जब आप इसको हीट करते हैं। अच्छा, मुझे विटामिन सी का कोई दूसरा नाम बताएं। विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? विटामिन सी इज आल्सो नोन एज, जल्दी से शाबाश, विटामिन, शाबाश शाबाश जवेरिया बच्चे। विटामिन सी इज नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को आप एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, याद रखना है आप। नेक्स्ट है आपके पास, नेम द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड का नाम बताएं। देखिए जनरल फार्मूला अमाइनो एसिड का आपके पास क्या होता है? यहाँ पे आर होती है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे एच, यहाँ पे NH2 होता है आपके पास, और यहाँ पे जो है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है, कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो मौजूद होता है। अमाइनो एसिड जितने भी होते हैं वो वेरी करते हैं इस आर ग्रुप के साथ, आर चेन के साथ। अगर आर को जो है मैं यहाँ पे एच लगा दूं, एच लगा दूं, तो मेरे पास क्या बनेगा? सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड बन जाएगा, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड बन जाएगा। इस सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड को बच्चा आप कहते हैं ग्लाइसिन। ग्लाइसिन, आर की जगह CH3 लगा दूं तो आपके पास एलानीन बन जाएगा। क्वेश्चन किया गया सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड आपके पास कौन सा है? तो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड जो है आपके पास ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन है। अच्छा, एक और क्वेश्चन मुझे याद आ गया इधर से, PPSC में लास्ट टाइम पे आया। विच वन इज अ साइक्लिक अमाइनो एसिड? बस नाम नहीं, ऑप्शन नहीं बताऊंगा, आपने मुझे बताना है। विच वन इज अ साइक्लिक अमाइनो एसिड? साइक्लिक अमाइनो एसिड किसको कहते हैं? कौन बताएगा? 20 अमाइनो एसिड है ना टोटल जो है। साइक्लिक अमाइनो एसिड कौन सा है? एनीवन जिसको पता हो? प्रोलीन है, हाँ शाबाश शाबाश जवेरिया बच्चे, प्रोलीन जो है आपके पास वो साइक्लिक अमाइनो एसिड है, प्रोलीन, प्रोलीन। चले नेक्स्ट पे चलते हैं। मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल ऑन अर्थ। मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल कौन सा है अर्थ के ऊपर? मिनरल साल्ट्स हैं, प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, या कार्बोहाइड्रेट्स है? तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं आपके पास वो मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल है अर्थ के ऊपर। तो राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास डी है। केमिस्ट्री का आज का क्वेश्चन काफी इजी था, क्योंकि आता है ऐसे यहाँ से जो है बायोमॉलिक्यूल में से, इसीलिए जो है मैंने एक्स्ट्रा टफ करने की कोशिश नहीं की यहाँ से। इंग्लिश के ऊपर आते हैं, इंग्लिश के ऊपर आते हैं। चलो इंग्लिश को देखते हैं आज थोड़ा सा। सिनोनिम ऑफ डाइथर। डिथर का सिनोनिम जो है आपके पास क्या होता है? डिसाइसिव होता है, डिफिएंट होता है, हेजिटेट होता है, या नन होता है? किसने सही लगाया? सी। देखिए डिथर कहते हैं शर्मीले बंदे को, ऐसा शख्स जो शर्मीला हो, या ऐसा शख्स जो फैसला ना कर सके, जिसमें जो है फैसला करने की जो सलाहियत है ना वो बिल्कुल ना हो, मीन इनडिसाइसिव हो, फैसला कुन ना हो, जिसमें फैसला लेने की या करने की सलाहियत बिल्कुल ना हो, जो शर्मीला हो आपके पास, उसको आप डिथर कहते हैं। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है आपके पास वो क्या है? हेजिटेट जो है वो राइट ऑप्शन है। सी जो है वो आपके पास करेक्ट है। क्वेश्चन 29। क्वेश्चन 30, सिनोनिम ऑफ क्रोड। ये तो आपकी केमिस्ट्री में जो है पढ़ पढ़ के जो है आप पागल हो गए इस वर्ड को, जो है कुरियन से जो है निकला है क्रोड। तो कुरियन जो है किसको कहते हैं? रस्टिंग को कहते हैं, रस लग जाना, जंग लग जाना। तो राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास सी है, रस्ट, रस्ट। नेक्स्ट आपके पास एंटोनिम, एंटोनिम ऑफ डेलिटेरियस। डेलिटेरियस कहते हैं किसी हार्मफुल चीज को, हार्मफुल चीज को, जो आपकी चीज आपकी सेहत के लिए अच्छी ना हो, उसके इम्पैक्ट जो है आपकी सेहत के लिए अच्छे ना हो। अनडिजायरेबल चीज सिनोनिम है आपके पास, डिस्ट्रक्टिव चीज सिनोनिम है। बेनिफिशियल जो है फायदेमंद चीज को कहते हैं, फायदेमंद चीज को, ऐसी चीज जो फायदेमंद हो आपके लिए। तो यहाँ पे एंटोनिम पूछा गया डेलिटेरियस का, जो एंटोनिम होगा आपके पास वो बेनिफिशियल होगा, बेनिफिशियल होगा या एडवांटेज लिख लें आप, दोनों जो है इस केस एंटोनिम के अंदर आएंगे आपके पास, बेनिफिशियल। तो राइट ऑप्शन जो है यहाँ पे आपके पास क्या है? सी है आपके पास। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ डेसिकेटेड। एंटोनिम क्या है डेसिकेटेड का? डेसिकेटेड कहते हैं खुश्क हो जाने को, मींस किसी चीज में से डिहाइड्रेशन हो गई है, लाइफ लेस, मींस कोई चीज जो है बिल्कुल बेजान हो गई है। तो डेसिकेटेड, ये दोनों जो है तो सिनोनिम है आपके पास डेसिकेटेड के। एंटोनिम जो है डेसिकेटेड का वो क्या है? मॉइस, किसी चीज को मॉइस कर देना,
गीला कर देना, मॉइस्ट हो सकता है, वेट हो सकता है, तो ये किस में आएंगे? हाइड्रेटेड हो सकता है आपके पास, हाइड्रेटेड। ये आपके पास किसके एंटोनिम में आएंगे? डेसिकेटेड के एंटोनिम में आएंगे, वेट, हाइड्रेटेड या मॉइस्ट जो है। नेक्स्ट है आपके पास पिक करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस जो है वो आपने सेलेक्ट करना है। आई डिड नॉट गो टू स्कूल, आई डिड नॉट वेंट टू स्कूल, आई डिड नॉट गोन टू स्कूल। तो बच्चा डिड के बाद जो है वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सेकंड थर्ड फॉर्म आपके पास नहीं आती, वर्ब डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास ए है। नेक्स्ट है आपके पास पिक फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो आपने सेलेक्ट करना है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर बच्चा आपके पास क्या आता है? विल हैव, शेल हैव, साथ क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आपके पास आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपके पास आती है विल हैव, शेल हैव के साथ। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे देख ले, विल भी नहीं, विल हैव के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई हुई है, नहीं, विल हैव गॉन देयर। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास सही है। नेक्स्ट है आपके पास, अच्छा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो है मसले आएंगे अब आपके ना। दो तीन सवाल जो है मैंने टेक्निकल बनाए थे, देखते हैं। द ज्यूरी इज डिवाइडेड इन देयर डिसीजन, द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर डिसीजन, द ज्यूरी वाज डिवाइडेड इन देयर डिसीजन, या नन। क्या लगाया है ज्यूरी के साथ? क्या लगाया है जल्दी से बताओ। बी। वजह, वजह बताओ मुझे, क्यों लगाया है, आर क्यों लगाया है? ज्यूरी के साथ तो वैसे आता है इज, ज्यूरी होगी ना आपके सामने, कलेक्टिव नाउन है, इज आता है आपके साथ, आपने आर क्यों लगाया है इसके साथ? इस देखे ना, इस आ गया ना सब लियाकत, डिवाइड हो गई है। शाबाश बच्चे, शहर बच्चे, एक्सीलेंट। कलेक्टिव नाउन को इंडिविजुअलाइज कर दिया है, शाबाश। देखें, अगर यूरी का एग्रीमेंट होगा ना, फैसला में सबका मुत्तफिका फैसला होगा, तो उस टाइम आप वर्ब जो है वो सिंगुलर लगाएंगे। जब उनका जो एग्रीमेंट है, डिसएग्रीमेंट हो गया है आपके पास, जो ज्यूरी है आपके पास वो सेपरेट हो गई है, हर किसी का डिसीजन जो है वो मैच नहीं कर रहा, तो उस टाइम जो है आप प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर डिसीजन, ज्यूरी आर। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास यहाँ पे पी आएगा। द ज्यूरी इज, द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर डिसीजन, द ज्यूरी इज एग्रीड इन देयर डिसीजन। फिर आप अगर यहाँ पे एग्रीड कर दूंगा, रजामंद थे सारे जो है, फिर आपके पास क्या आएगा? फिर इज आएगा। तो आपने याद रखना है, इज और आर, जब मुत्तफिका फैसला हो आपके पास फिर इज लगाएंगे, जब इत्तेफाक ना कर रहे हो फिर आप आर लगाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द पुलिस इज चेजिंग द थीफ। करेक्ट सेंटेंस जो है आपने बताना है। द पुलिस इज चेजिंग द थीफ, द पुलिस आर चेजिंग द थीफ, वर्मन इज हेयर एंड देयर। जल्दी से बताएं इसका क्या होगा, क्या लगाया आपने? पुलिस आर, शाबाश। देखिए वर्ड लिख लें, पुलिस क्लर्जी, पुलिस क्लर्जी, कैटल, पीपल, वर्मिन। इसके अलावा लिख लें फ्लोरा, इसके साथ लिख लें फाना। इन सब को, इन अच्छा, इन नाउन्स को कहते हैं डीट नाउन। इन सब के साथ जो है ना वर्ब हमेशा जो है आपके पास प्लूरल आएगा, वर्ब हमेशा प्लूरल आएगा आपके पास, हमेशा प्लूरल आएगा। कलर्जी किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ प्राइस्ट, पादरियों के ग्रुप को जो है ना कलर्जी कहते हैं। वर्मिन कहते हैं ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स, ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स इधर आओ, आगे नहीं जाना। के ग्रुप को जो है आप क्या कहते हैं? वर्मिन कहते हैं। फ्लोरा और फाना जो है आपके पास, फ्लोरा आपके पास प्लांट से निकला है, प्लांट से निकला है। फाना आपके पास एनिमल से निकला है। ग्रुप ऑफ एनिमल जो है, देख, बच्चे अपने आप देखो वो क्या है। जिसकी आवाज आ रही है, नूरुल अपने आप को। अच्छा जी, तो इनको जो है डीट नाउन कहते हैं केमिस्ट्री के अंदर, डीट नाउन। इन सब के साथ जो है हमेशा आपके पास वर्ब आपके पास प्लूरल आता है। तो पुलिस जो है आपके पास, द पुलिस आर चेजिंग द थीफ जो है ये आपके पास करेक्ट है। वर्मिन के साथ इस लगाया हुआ है, वर्मिन के साथ आर आएगा आपके पास, ये गलत है।
ये भी गलत है आपके पास। राइट जो है आपके पास वो भी है। इन नाउन के साथ हमेशा पुलिस, क्लर्जी, कैटल, पीपल, वर्बिन, फ्लोरा, फाना, इनके साथ हमेशा। अच्छा, इसके अलावा पोल्ट्री भी लिख लें, पोल्ट्री। जेंट्री भी लिख लें, जेंट्री। इन सब के साथ जो है हमेशा जो वर्ब आएगा वो प्लूरल आएगा आपके पास, याद रखना। नेक्स्ट है आपके पास, हाँ इसका बताएं, इसका क्या लगाया। ब्रेड एंड बटर इज नेसेसरी फॉर लिविंग, ब्रेड एंड बटर आर नेसेसरी फॉर लिविंग, ब्रेड एंड बटर आर नेसेसरी फॉर, द ब्रेड एंड बटर आर नेसेसरी फॉर लिविंग, द ब्रेड एंड बटर इज नेसेसरी फॉर लिविंग। हाँ जल्दी से बताओ क्या लगाया। दानियाल ने ए लगाया है, सहर ने ए लगाया है, बाकियों ने भी बताओ। सर जी आप सही कह रहे हैं। अच्छा, बाकी भी बताएं। इज नेसेसरी ए। चलो जी, ब्रेड एंड बटर कहते हैं बच्चा रोजी रोटी को। यहाँ पे जो ब्रेड एंड बटर यूज हुआ है ना, ये रोजी रोटी की सेंस में यूज हुआ है, रोजी रोटी। तो रोजी रोटी इज नेसेसरी फॉर लिविंग, वो जरूरी है आपके पास जिंदा रहने के लिए। अगर आपके पास क्वेश्चन ये होता कि ब्रेड एंड बटर, अब मुझे बताना है यहाँ पे क्या आएगा। इंक्लूडेड इन माई शॉपिंग लिस्ट। अब मुझे बताओ क्या आएगा, इज आएगा, आर आएगा, जल्दी से बताओ। शाबाश, आ रहा है। देखो यहाँ पे ब्रेड एंड बटर जो यूज हो रहे हैं ना आपके पास, वो सेपरेट यूज हो रहे हैं। मीन ब्रेड अलग है और बटर अलग है, ये जो है मेरी शॉपिंग लिस्ट जो है उसमें शामिल थे। यहाँ पे ब्रेड एंड बटर का मतलब है रोजी रोटी। यहाँ पे जो है ये इंडिविजुअल आइटम्स के तौर पे आप ले रहे हैं ब्रेड एंड बटर को। तो सेंटेंस की जो सेंस है उसको आपने समझना है। सेंस जो है वो आपके पास क्या कह रही है। अगर सेंस को आप समझ लेंगे, और दूसरा ये दा ब्रेड नहीं आ सकता, ब्रेड और बटर जो है अनकाउंटेबल नाउन है आपके पास, तो दा आपके पास आर्टिकल जो है वो नहीं लगाएंगे आप। तो राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास ए है, ब्रेड एंड बटर इज नेसेसरी फॉर लिविंग। रोजी रोटी जो है वो जरूरी है जिंदा रहने के लिए। अगर यहाँ पे मैंने समझा दिया है दूसरा केस। आर कब लगाएंगे, जब आप इनको सेपरेट आइटम्स के तौर पे लेंगे। नेक्स्ट है आपके पास सेलेक्ट करेक्ट हेल्पिंग वर्ब, आपने सेलेक्ट करना है चाइनीज नॉट, चाइनीज डैश है नो फिक्स्ड ग्रामर। चाइनीज अब लैंग्वेज है आपके पास, लैंग्वेज के साथ क्या आएगा, हैज आएगा, हैव आएगा, आर आएगा या वर आएगा, जल्दी से बताओ। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास। हैज आएगा, चाइनीज है नो फिक्स्ड ग्रामर, नो फिक्स्ड ग्रामर, बाकी बताओ। सबने हैज लगाया है, तो राइट जो है वो आपके पास बी है, चाइनीज है नो फिक्स्ड ग्रामर। लैंग्वेज के साथ जो है आप चाइनीज लैंग्वेज के साथ जो वर्ब आप यूज करेंगे वो प्लूरल यूज। क्लासरूम मैनेजमेंट का पार्ट सी। तो क्लासरूम मैनेजमेंट के पार्ट सी से हमारा पहला पहला एमसीक्यू जो था वो था जी, अपने अपने चैट बॉक्स खोल लो, मुझे आंसर करोगे ताकि अंदाजा हो कहाँ गलतियां कर रहे हो। तो जी पहला क्वेश्चन था, एल्डर्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन। एल्डर्स थ्योरी थी, उसने एक प्रॉपर टॉपिक के बारे में बात की थी कि क्या चीज जरूरी है क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए, स्टूडेंट का क्या। तो आप लोग इसमें बताओगे। सबने ठीक लगाया हुआ है एग्जैक्टली। एल्डर्स थ्योरी की जो थ्योरी थी वो मेनली बात करती है सोशल रिकॉग्निशन पे। उसने कहा था कि हर बच्चे की अलग पहचान है। सोशल रिकॉग्निशन का मतलब हम कहते हैं कि अगर आपकी फैमिली में 4 या 5 आप बहन भाई हो तो हर एक की अपनी अलग पहचान होना, हर एक की घर में अलग इम्पोर्टेंस होना, उसको हम कहते हैं सोशल रिकॉग्निशन। लेकिन एल्डर्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन, तो इसके पास आपका जो करेक्ट ऑप्शन था वो है जी सोशल रिकॉग्निशन। एल्डर्स थ्योरी मेनली टॉक करती है सोशल रिकॉग्निशन के बारे में। सोशल रिकॉग्निशन है कि हमारे पास के हर एक की अलग पहचान होना। अगर आपके फैमिली मेंबर्स में आप लोग 3 या 4 या 5 जितने भी बहन भाई हो, हर एक की घर में अलग इंपॉर्टेंस होना, इसको हम कहते हैं सोशल रिकॉग्निशन। इससे आपके अंदर एक कहते हैं सेल्फ स्टीम, खुद एतमादी आती है कि मेरी भी घर में कोई वैल्यू है। लेकिन जो हमारा फैमिली सिस्टम, हमारे घरों का सिस्टम है, इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हर बच्चे की अलग इंपॉर्टेंस, इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं रखी जाती। सोशल रिकॉग्निशन का मतलब अगर मैं कहूँ तो मैं कह सकती हूँ कि इक्वल इंपॉर्टेंस होना घर में।
लेकिन एक बच्चे की ज्यादा है तो उसकी डिफरेंट हो सकती हैं रीजन से। किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है, तो आपकी बुक में आपके नोट्स में भी वो जो एक मेनली रीजन दी जाती है कि अगर एक बेटा है और 3 बेटियां हैं, 4 बेटियां हैं फॉर एग्जांपल किसी की, तो मोस्टली जो पाकिस्तानी फैमिली सिस्टम में देखा गया है वो ये है कि बेटे को थोड़ी इंपॉर्टेंस दे दी जाती है, चाहे वो एक की संतान में, चाहे वो लाडले की मैं उसमें। तो कोई ऐसा बच्चा, हर बच्चे की अपनी एबिलिटी है अंडरस्टैंड करने की। तो एक बच्चा जो बहुत सेंसिटिव नेचर का है, बहुत सेंसिटिव फीलिंग का है, वो इस चीज को नेगेटिव वे में भी लेके जा सकता है कि अम्मा अब्बा उसको ज्यादा तरजीह दे रहे हैं, मुझे नहीं दे रहे। तो वो अपने आप को सोशली डिटैच समझेगा और उसकी कोई सोशल रिकॉग्निशन नहीं होगी उसके दिमाग में, बेशक वो फैमिली में किसी भी रीजन की वजह से अच्छी रहेगी। तो कहा जाता है कि हमें हर इक्वल इम्पोर्टेंस देनी चाहिए हर बच्चे को घर में। तो इसका एल्डर्स की थ्योरी थी कि सोशल रिकॉग्निशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। काइंडली मेंबर्स आप लोग अपने आप को म्यूट कर दो, और बहुत सारे आवाज आ रही है जो म्यूट पे नहीं है, काइंडली ये बच्ची को आप जो है म्यूट कर देना। मैं खुद ही कर देती हूँ। मैंने कर दिया, अब चलो स्कूल से बच्चे सुन लेंगे। तो सोशल रिकॉग्निशन का होना घर में बहुत ज्यादा जरूरी है। उसने दूसरी बात की थी सोशल रिकॉग्निशन से रिलेटेड एल्डर ने, कि वो चिल्ड्रन जिनकी बेसिक नीड पूरी नहीं हो रही या जो कि सोशली डिस्कनेक्टेड है या दूसरे लफ्जों में सोशली रिकॉग्नाइज्ड नहीं है घर में, उनके अंदर जो मेनली चीज आती है वो क्या आती है इन चारों में से? एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, लो स्टैंडर्ड, नन। जिबेरियन ने लगाया है फ्रस्ट्रेशन, एंड इसका आपके पास करेक्ट ऑप्शन भी है फ्रस्ट्रेशन। साहब ने भी बिल्कुल ठीक लगाया है, बीएड पढ़ने लग गया बच्चे, खुशी हुई मुझे कि सबसे इम्पोर्टेंट एंजाइटी कहते हैं परेशानी को, ठीक है। उसके एंजाइटी एक माइनर फैक्टर आता है उसके अंदर ये भी आता है कि वो लो स्टैंडर्ड का है, ये बाकी दोनों चीजें भी आती हैं। लेकिन एल्डर्स ने मेनली बात की थी फ्रस्ट्रेशन की। फ्रस्ट्रेशन हम कहते हैं मायूसी होना, कि एक बंदा बिल्कुल ही अपनी हिम्मत छोड़ के बिल्कुल मायूस होके बैठ गया है, उसको हम कहते हैं दिल हार देने को फ्रस्ट्रेशन। तो एल्डर्स की थ्योरी कहती है कि एक तो बात करेंगे सोशल रिकॉग्निशन के बारे में, वो कहते हैं जिस बच्चे की सोशल रिकॉग्निशन नहीं है, उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, तो मेनली चीज जो उसके अंदर आएगी वो आ जाएगी फ्रस्ट्रेशन। वो उदास हो जाएगा, उसको लगेगा कि उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही, उसके घर में कोई वैल्यू नहीं है। तो मेनली फैक्टर जो उसके अंदर आएगा वो मायूसी का आ जाएगा। देन हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू जी है, टीचर कैन गिव इम्पोर्टेंस टू मिसबिहेव चाइल्ड। ये कोई ऐसा बच्चा है जो कि मिसबिहेवियर शो कर रहा है अनमेट नीड्स की वजह से, तो टीचर किसके थ्रू उसको इम्पोर्टेंस दे सकता है? तो जी मैक्सिमम बच्चे मुझे चैट बॉक्स में कह रहे हैं, उन्होंने लगाया है ऑल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी बिल्कुल आपके पास था, डी ऑप्शन ऑल। के पहली बात तो इसकी थ्योरी क्या कहती कि कोई लॉजिकल कंसिक्वेंसेस की बात करती है इसकी थ्योरी, ठीक है, एल्डर्स की। वो कहती है स्टूडेंट कोई भी बिहेवियर शो कर रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। वो बदतमीजी कर रहा है तो ऐसे वो बदतमीजी करने की उसकी कोई रीजन है। तो वो कहता है कि कोई भी बिहेवियर किसी रीजन की वजह से होती है, उसकी कोई लॉजिक है। कोई भी बदतमीजी कर रहा है तो वो ऐसे ही नहीं करता। कोई भी वो मिसबिहेव कर रहा है टीचर के साथ, स्कूल में साथ बैठे कोलीग्स के साथ, तो उसकी कोई ना कोई लॉजिक होगी। तो वो कहता है कि उसकी लॉजिक वो ये निकालता है एल्डर, वो कहता है इसकी कोई ऐसी बात है या इसकी कोई ऐसी डिमांड है, इसकी कोई ऐसी जरूरत है, नीड है जो कि पूरी नहीं हो सकती। तो उस नीड पूरी जब इंसान की नहीं होती, तो वो कहता है साइकोलॉजिकल जो इंसान है वो मिसबिहेवियर शो करता है। जब किसी भी इंसान की कोई जरूरत पूरी नहीं होती तो मिसबिहेवियर शो करेगा, और उस मिसबिहेवियर को जो, अब वो तो पैदा हो गया घर की वजह से मिसबिहेवियर, पेरेंट्स घर की तरफ से आएगा, किसी याद रखनी उसमें मिसबिहेवियर कहाँ से आएगा? क्लास मैनेजमेंट में पेरेंट्स की तरफ से, उसके होम की तरफ से आएगा हमेशा मिसबिहेवियर। तो अब उस टीचर का ये रोल बनता है, पेरेंट्स के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जो इस मिसबिहेवियर को टैकल कर सकता है वो आएगा टीचर के ऊपर। तो टीचर इस मिसबिहेवियर को, अब घर में उसको इंपॉर्टेंस नहीं मिली, वो समझ रहा है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके दिमाग में ये चीज बैठ गई है और मायूस फ्रस्ट्रेशन आ गई है कि मैं इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। अब टीचर इस चीज को खत्म कर सकते हैं कैसे? वो उसको इंपॉर्टेंस डबल देना स्टार्ट कर दे, घर से भी ज्यादा। अब वो इंपॉर्टेंस उसको मुख्तलिफ चीजों के थ्रू दे सकता है। अटेंडेंस टाइम पे वो उसका नाम रिकॉल करे और उसके बाद साथ हर बार कोई ना कोई उससे कोई चीज पूछ ले, उससे मजाक कर ले, कुछ भी, कि कैसी हो, क्या हाल चाल है। तो इस तरह वो कहेगा, बाकियों से नहीं पूछा तो कहेगा टीचर ने मुझसे
से पूछा है, टीचर डेली मुझे कोई ना कोई बात कह रहा है तो मतलब मैं इंपॉर्टेंट हूँ, तो उसकी चीज दिल से ये बात जाती रहेगी कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो समझेगा उसकी सोशल रिकॉग्निशन है, तो टीचर इस चीज को टैकल कर सकते हैं। फिर राइटिंग डायरी ऑन द बोर्ड, कि मोस्टली टीचर खुद लिख रहा होता है, टीचर क्या करेगा कि कोई बच्चा आके लिख दे और उस बच्चे को स्पेसिफिक कह दे कि आप आके डायरी लिख, तो क्या होता है कि बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरी सोशल रिकॉग्निशन है क्लास में, तो वो उसके अंदर से जो फ्रस्ट्रेशन है वो कम होती जाएगी। इसी तरह प्रूफ रीडिंग एंड आंसर की, कोई क्वेश्चन पढ़ना है क्लास में, कोई टेस्ट हुआ है उसके बाद उसकी डिस्कशन करनी है, तो टीचर उसको मुख्तलिफ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करके किसी भी तरीके से उसकी इंपॉर्टेंस को बढ़ा सकता है। तो टीचर इसके अलावा भी कोई भी आपके जहन में चीज है आप उसको भी लेके आ सकते हो, कोई भी रीजन हो सकती है, टीचर उसके मिसबिहेवियर को काफी हद तक खत्म कर सकता है बाय गिविंग इंपॉर्टेंस एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द क्लासरूम, एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द स्कूल। इनफैक्ट टीचर उसकी इंपॉर्टेंस को ऐसे भी लेके आ सकते हैं क्लास के बाहर भी, क्लास खत्म हो गई है, टीचर को पानी पिलाना है, टीचर को प्यास लगी है, तो टीचर कह दे कि मैं स्टाफ रूम में जा रहा हूँ, जो भी बच्चा है फॉर एग्जाम्पल जुनेद, तो जुनेद आप मेरे लिए पानी लेके आओ, तो जुनेद खुश हो जाएगा टीचर ने मुझे दिया है। तो आप लोगों के पास अपनी एग्जांपल्स भी होंगी, तो मेरे ख्याल से आप में से कोई भी बच्चा, जब स्पेशली स्कूल लेवल की मैं बात करूं जहाँ बच्चे का माइंड डेवलप हो रहा होता है, तो स्कूल लेवल पे क्या होता था, टीचर कोई हमें हमारा नाम ले ले क्लास में, हमें कितनी खुशी होती थी कि टीचर ने, मैं तो इम्पोर्टेंस हूँ, मैं तो उस दिन तो बंदा खुशी खुशी सारे काम कर रहा होता है, टीचर ने छोटा सा अपना काम करवा लिया मुझसे। इनफैक्ट ये बच्चों में तो ये भी होता है कि कंपटीशन होता है कॉपीज को उठा के लेके जाएगा, टीचर किसी स्पेशल बच्चे को कह दे कि आप मेरे कॉपीज उठा के लेके आओ, एक को कह दे मेरा बैग लेके आओ, तो कितनी खुशी होती थी कि मैं जा रहा हूँ, और बंदा बड़े फखर से जा रहा होता है कि पता नहीं क्या काम कारनामा अंजाम दे दिया। तो इस तरह छोटे छोटे टेक्टिक्स होती हैं जिसकी मदद से टीचर पहले तो पहचाने कि बच्चा है कौन सा जिसकी सोशल रिकॉग्निशन नहीं है, क्योंकि एक होता है बच्चा जो कि डायरेक्टली मिसबिहेवियर शो कर देगा, उसकी तो समझ आ जाती है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शो भी नहीं करते, उनको पहचानना और भी मुश्किल होता है, तो उनको पहचान के उनकी इंपॉर्टेंस को डिवेलप करना वो और भी टीचर के लिए एक चैलेंजिंग टास्क है। लेकिन अच्छा टीचर वही होगा जो हर बच्चे को ऑब्जर्व करके उसकी नीड्स को पूरा करे। तो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑल। देन नेक्स्ट एमसीक्यू जी आपके पास आता है, टीचर इफेक्टिवनेस ट्रेनिंग मॉडल इज गिवन बाय, हमारे पास एक मॉडल था टीचर इफेक्टिवनेस ट्रेनिंग मॉडल, तो वो हमारे पास गॉर्डन ने दिया था, ये तो रटे वाला एमसीक्यू था, इस टाइप का आता नहीं है मोस्टली, लेकिन चलो मैंने कहा फिलहाल ये बना रही हूँ तो बना ही दूं। तो आपके पास इसके पास बी ऑप्शन ठीक था, जो कि मोस्टली लोगों ने ठीक लगाया, कोई गलत भी कर दो यार, सारे सही कही जा रहे हो। आइंदा बीएड के थोड़ा मुश्किल बनाना स्टार्ट करूँ, मुझे लगता है मैं इजी बनाने लग गई हूँ, गलती नहीं करते आप लोग तो। According to teacher effectiveness training model, which entity is more responsible as it is concerned about behavior management? टीचर इफेक्टिवनेस ट्रेनिंग मॉडल में एक एंटिटी थी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी एज इट इज कंसर्न अबाउट बिहेवियर मैनेजमेंट। सहरिंदली स्टूडेंट 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 एग्जैक्टली ठीक है, ए ऑप्शन। टीचर इफेक्टिवनेस ट्रेनिंग मॉडल कहता है कि सारी की सारी जिम्मेदारी टीचर की नहीं है। अब देखो पिछले एल्डर्स की बात की जाए, एल्डर्स मॉडल की, तो वो कहता है कि सारी की सारी जिम्मेदारी टीचर की है, वो जो घर में उसको महरूमी हुई है टीचर उसको खत्म कर सकता है, तो वहां पे जो मेन फोकस है वो टीचर पे था। यहाँ पे बिल्कुल उसका ऑपोजिट है, टीचर इफेक्टिवनेस ट्रेनिंग मॉडल कहता है जी कि सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की नहीं है, स्टूडेंट के पास भी इक्वल रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर उसको भी लेना चाहिए अपने बिहेवियर का। सहर का नाम जी देखो, सहर खुश हो गए ना, तो ऐसे ही टीचर जब किसी बच्चे को मेंशन कर देते हैं तो उसको बड़ी खुशी होती है कि टीचर मेरा नाम ले, एग्जांपल के तौर पे, हालांकि टीचर को उस टाइम कोई नहीं दिख रहा, मुझे इस टाइम कोई भी नहीं दिख रहा, जो सबसे लेटेस्ट वाला आखिरी दो मुझे नाम दिख रहे होते हैं कमेंट्स में, मैं वो ले लेती हूँ, तो एक खुशी होती है, इसमें क्या है, प्राउड। और टीचर अगर किसी पॉजिटिव चीज से आपको नाम ले ले तो बाकी बहुत खुशी होती है। मैं अब हाँ कि खुद टीचर बन गई हूँ, लेकिन स्टिल अभी मेरे टीचर कोई कॉल करके अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे मेरे टीचर्स के साथ हो रहे हैं कंसर्न, अभी कोई टीचर मुझे करके काम कह ऐसा ना ये करना है, खुशी होती है कि यार काम के टाइम पे टीचर ने मुझे याद किया है। तो एक स्टूडेंट टीचर का रिलेशनशिप आई थिंक सो ऐसा होना चाहिए कि आपको खुशी होनी चाहिए टीचर आपका नाम ले तो टीचर इफेक्टिवनेस ट्रेनिंग मॉडल डील करता है रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स को, वो कहते हैं हर चीज टीचर के जिम्मे नहीं डाल दो, अपने आप को भी थोड़ा कहो कि मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ बिहेवियर की। फॉर एग्जाम्पल आज सहर का मूड खराब था,
वो आई है, उसने मिसबिहेव किया है, तो अब ये टीचर पे नहीं है कि वो उसकी हर चीज को देखे कि वो मिसबिहेव क्यों कर रही है। ठीक है, टीचर की बनती है उसको थोड़ा खुश कर दे, कोई रीजन हुई है उसको सुन ले उसकी बात को, लेकिन हर को थोड़ा सा बिहेव करना चाहिए कि टीचर ये मेरा मिसबिहेवियर था, फॉर एग्जाम्पल किसी फ्रेंड के साथ लड़ाई हो गई है, अब वो ये गुस्सा आगे निकाल दे क्लास में बदतमीजी की फॉर्म में टीचर पे या किसी साथ तरीके पे, तो टीचर इफेक्टिवनेस मॉडल कहता है कि स्टूडेंट इज आल्सो इक्वल इंपॉर्टेंस फॉर हिज बिहेवियर मैनेजमेंट, उसको भी अपनी बिहेवियर को चेंज करने के लिए स्ट्रगल नहीं करनी चाहिए, सिर्फ टीचर बेचारा अकेला नहीं है जो सब कुछ करे। तो आप, अगर मैं आपसे आप लोगों के कमेंट्स लूं, तो आप लोग किस मॉडल को ज्यादा कहोगे, एल्डर्स ज्यादा ठीक है या टीचर इफेक्टिवनेस ट्रेनिंग मॉडल इज बेटर, कि वो कहते हैं स्टूडेंट ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, वो कहते हैं टीचर ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो इन योर ओपिनियन जो बच्चे प्रेजेंट हैं वो क्या कहेंगे कि कौन सा मॉडल फॉलो होना चाहिए? आपकी परसेप्शन क्या है बच्चों की? कोई परसेप्शन नहीं है, स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल है दानियाल कहता है। जवेरिया क्या कहती है, इफेक्टिवनेस ज्यादा अच्छा है। सहर कहती है स्टूडेंट का बिहेवियर सारों को लिए 43 है। ओके, ओके, व्हाट मैसेजेस कनेक्ट फीलिंग्स विद बिहेवियर? रट्टे वाला एमसीक्यू था लेकिन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है विद रिस्पेक्ट टू बीएड, इंपॉर्टेंट है, अच्छा खासा एक टर्म होती है जो हम यूज करते हैं। बिल्कुल सबने ठीक लिखाया, आई मैसेजेस वाहिद ऐसे मैसेजेस हैं जो कि फीलिंग्स को कनेक्ट करते हैं बिहेवियर के साथ। आपका बिहेवियर बहुत हद तक डिपेंड करता है फीलिंग्स पे, तो ऐसे मैसेजेस जो कि आपके बिहेवियर के टोन को रिप्रेजेंट करें फीलिंग्स के साथ, उनको हम कहेंगे आई मैसेजेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत खुश हो, आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है और अपनी फीलिंग्स का इजहार कर रहे हो कि मैम आज मेरे साथ, फॉर एग्जाम्पल सहार के आज हाईएस्ट मार्क्स आ जाते हैं, जेबीटी के हाईएस्ट मार्क्स आ रहे हैं, तो ये बहुत खुश हो जाए और बहुत ज्यादा पोलाइट बिहेवियर शो करें और बड़ी खुश हो, हर एक पे फनी इमोजीज भी बना रही हैं, तो मैं ये मुझे कोई अपनी फीलिंग्स का इजहार करने की, मैम आज मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, इस वजह से मेरा बिहेवियर बहुत अच्छा है, तो इस टाइप का मैसेज जो ये कन्वे करेंगे अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हुए, क्योंकि इनके फीलिंग्स को कनेक्ट करेगा इनकी बिहेवियर के साथ, ऐसे मैसेजेस को मैं कहूंगी आई मैसेजेस, जहां पे इनकी इमोशंस रिप्रेजेंट हो रही हैं मुझे। देन आपके पास है मेन पर्सन हु कैन गिव सेंस ऑफ सेल्फ रेगुलेशन एंड गुड बिहेवियर टू स्टूडेंट, के मेन रोल मॉडल कौन है जो कि बच्चों में सेल्फ रेगुलेशन और गुड बिहेवियर डाल सकता है? जिवेरिया कहती है पेरेंट्स, और दानियल कहते हैं टीचर। तो जी, जब मैं एमसीक्यू बना रही थी ना, मेरे दिमाग में पेरेंट्स आया था, फिर मैंने अपने आपके नोट्स को फॉलो किया था, उसमें था टीचर। तो इसके देखो, मेन पर्सन हु कैन गिव सेंस ऑफ सेल्फ, इसकी अगर बात की जाए ना, इस एमसीक्यू को दो तीन तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। अगर मैं मैंने आपको सिलेबस को फॉलो किया है उसके अकॉर्डिंग है टीचर, वैसे हम जनरल बात करें ना इसकी तो पेरेंट्स है, लेकिन फिर बात की जाती है गुड बिहेवियर और सेल्फ रेगुलेशन की। तो ये जो मैंने फॉलो किया है ये वाला स्टेटमेंट को थ्योरी से, ये थ्योरी पहले बताती है कि स्टूडेंट का मिसबिहेवियर हो गया है, फिर उसके अंदर सेल्फ रेगुलेशन और गुड बिहेवियर को बाद में लेके आना, मैंने थ्योरी को फॉलो किया बेसिकली। तो वो है टीचर, इसके अकॉर्डिंग टीचर आंसर था, क्योंकि वो कहते हैं पेरेंट्स ने बिगाड़ दिया उसके बिहेवियर को, पेरेंट्स से तो वो लेके आया मिसबिहेवियर को और फ्रस्ट्रेशन को, उसके बाद उसमें अंदर अच्छा बिहेवियर लेके आना और उसको फिर दोबारा सेल्फ रेगुलेशन की तरफ लेके आना, फिर वो आ जाता है टीचर। तो आपने अगर अपने सिलेबस को फॉलो करना है तो आपने इसको लगाना है टीचर का, लेकिन मैं जनरल गाइडेंस की बात करूँ ना, तो टीचर बाद में आता है, पहले 5 साल बच्चा रहता है घर में, तो वो आप पेरेंट्स लगा सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग हम सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं बीएड के, अगर आपको क्वेश्चन इस टाइप का आ जाता है थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो आपने टीचर की तरफ जाना है। अब मैंने ये आपका लिया हुआ था सेल्फ इफेक्टिवनेस और एल्डर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो पेरेंट्स बिगाड़ पैदा कर चुके थे, उसके बाद उनकी सेल्फ रेगुलेशन करना वो एक टीचर का काम है, तो इस सेंस में बनाया गया था आपका, तो टीचर इज द राइट ऑप्शन हियर। बिल्कुल ऐसा ही है कि बहुत बहुत दफा होता है कि टीचर स्टूडेंट्स के बहुत बुरा मूड होता है, ऐसा ही होता है। मैं क्लास में जाती थी तो बच्चे बहुत पता चल जाता है, 10 दिन क्लास लो हर बच्चे का बिहेवियर पता चल जाएगा मैक्सिमम, बल्कि जो आपकी यूनिवर्सिटीज होती हैं उसमें तो बच्चों ने सीट ऑलमोस्ट फिक्स ही होती है, हमेशा आगे बैठने वाले बच्चे ऑलमोस्ट वही बैठ रहे होते हैं,
मिड वाले बच्चे और एंड वाले बच्चे टीचर को रट जाते हैं, इन्होंने थोड़ी बहुत सीट्स आगे पीछे होती है, मतलब मैक्सिमम वही सीक्वेंस फॉलो हो रही होती है। तो 3-4 बच्चे बहुत बोल रहे होते हैं, मैं तो थोड़ा अच्छा खासा जाके पहले 10 मिनट क्लास में बात करती हूँ, उसके बाद मैं लेसन की तरफ लेके आती हूँ, और एट द एंड में कोई ना कोई छोटी सी एक अच्छी बात सिखा के जाती हूँ। लेक्चर में मेरी आदत है कि कुछ ना कुछ बच्चा सीख के जाए, सिर्फ पढ़ाना मकसद नहीं होता टीचर का ना। तो बच्चों के बिहेवियर का बच्चे बड़े फ्रैंक हो जाते हैं। फिर वो एक बच्चा जो बहुत बोल रहा होता है वो एक दिन नहीं बोल रहा, तो क्लियर कट टीचर को पता चल जाता है कि ये क्यों नहीं बोल रहा। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था बच्ची के साथ, फिर उसका फाइनेंशियल इशू था, पता चल गया, तो थोड़ा बहुत टीचर ट्राई कर ले सॉल्व करने की, उसकी अपनी होती है कि क्या कैसा इंसान है। लेकिन मतलब एक टीचर मिनट में जज कर सकता है अगर वो एक अच्छा टीचर है कि बच्चे का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है क्लास में। डेली का बिहेवियर बच्चों के साथ ऐसा रखो, टीचर के टाइम टीचर बनो। और वैसे मेरे ख्याल से एक टीचर को अच्छा फ्रेंड की तरह रहना चाहिए ताकि बच्चे शेयर कर लें। लेकिन इसका एक नुकसान, ज्यादा फ्रेंड हो तो नुकसान भी होता है कि हर टाइम टीचर जब मोबाइल खोलता है टन 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 मैसेज आ जाते हैं, मैम आज ये मसला चल रहा है आज ये। तो लेकिन ये कि ओवरऑल फिर भी फ्रेंडली रहनी चाहिए। लास्ट बात तो मैंने मजाक में की थी कि आप अगर घर से डिस्टर्ब आए हो तो आई थिंक सो टीचर को पहले 10 मिनट बात करके स्टूडेंट का दिमाग डाइवर्ट कर देना चाहिए, देन उसको अपना लेक्चर स्टार्ट करना चाहिए, ताकि वो एक प्रॉपर कन्वे कर सके अपने लेक्चर को। तो टीचर इज द राइट ऑप्शन हियर। विच थिंग्स आर इम्पोर्टेंट इन द क्लासरूम मैनेजमेंट? क्लासरूम मैनेजमेंट में आपके पास क्या चीजें जरूरी होती हैं? स्टूडेंट सिटिंग पोजीशन, मटेरियल्स, फर्नीचर ऑफ क्लासरूम, ऑल, या फिर सिर्फ ए बी ऑप्शन? तो जी सहर कहती है ऑल, जी मेरी भी कहती है ऑल। ऊपर वाली बच्ची कौन है? सॉरी, यहाँ से देखना था ऊपर, एंड जी ऊपर है, जी बच्चा है ऊपर हमारे पास ऑल। तो दानियल भी कहते हैं ऑल, तो बिल्कुल ठीक है इसका कि क्लासरूम मैनेजमेंट में सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं आते कि हमने स्टूडेंट को कंट्रोल करना है। अब अपने 3 पार्ट्स पढ़ लिए हैं। तो क्लासरूम मैनेजमेंट में स्टूडेंट को कंट्रोल करने से लेके स्टूडेंट की एबिलिटीज को इनहेंस करके उनकी हर चीज का ख्याल रख के उनकी अपनी फिजिकल कंडीशंस का भी ख्याल रखना है कि उनके बैठने के लिए प्रॉपर प्लेस हो, उनका रूम खुला हो, उनकी जो फर्नीचर है उसमें खटमल ना हो, बेचारे वो खटमल से परेशान हो गए, उनका ध्यान आधा खटमल पे हो। तो वहां से लेके उनके दिमाग में जो टेंशन चल रही है पहले उनको खत्म करके माहौल पीसफुल बना के उनको अच्छे से जो लेक्चर है उनके दिमाग में डाल के उनको एक अच्छा इंसान बना के निकालना है। इन सारी चीजों को हम कहते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट। तो क्लासरूम मैनेजमेंट एक छोटी सी चीज नहीं है। पहले पहले दिन आपके दिमागों में कंसेप्ट था क्लासरूम मैनेजमेंट इज क्लास को कंट्रोल करना। होप सो वो चेंज हो गया होगा क्योंकि 3 पार्ट में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। तो इस स्टूडेंट की सिटिंग पोजीशन, मटेरियल्स, फर्नीचर ऑफ क्लासरूम, ऑल आर इंक्लूडेड इन द क्लासरूम मैनेजमेंट। अब सिटिंग पोजीशन में एक और चीज आती है कि एक तो स्टूडेंट्स को बिठा देना सीटिंग पोजीशन में। अब अक्सर जगह क्या होता है इसमें हम इस चीज को भी डिस्कस कर सकते हैं कि अक्सर बच्चे मैक्सिमम बेस्ट फ्रेंड्स साथ बैठते हैं, स्पेशली गर्ल्स, और गर्ल्स की आदत होती है जी छोटी 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 नीचे मुंह करके बातें करना। और देन उसके बाद उनकी बात रीजन होती है नोटबुक पे पढ़ना, नोटबुक पे लिख के बातें करना टीचर्स स्टूडेंट्स की। तो अगर टीचर उनको इस चीज के लिए उठा देते हैं तो वो भी आपके क्लासरूम मैनेजमेंट का पार्ट आती है कि क्या किया टीचर ने क्लासरूम को मैनेज करने के लिए उनको एक अच्छे मकसद के लिए उठाया है। तो ये चीज भी क्लासरूम मैनेजमेंट छोटी छोटी बातें होती हैं जो टीचर्स करता है। तो ये चीज कोई बुरी बात नहीं है। टीचर ने 2 बच्चे बोल रहे हैं उनको उनकी अटेंशन को लेक्चर की तरफ लाने के लिए अलग अलग किया है, तो इस चीज को हम कहेंगे कि ये भी क्लासरूम मैनेजमेंट का एक पार्ट है। बिल्कुल रोज को हम सर्कुलेट करते हैं, मैंने खुद किया हुआ था। मेरे पास बड़ी वो आई थी बच्चों की कंप्लेन कि मैम ये आगे वाले हमेशा आगे ही बैठे रहते हैं, उनका रूट जल्दी आता था बच्चों का, तो वो आगे आगे ही बैठते जिनका रूट जल्दी आ गया है। तो देन मैंने ये काम किया था कि रोज को काइंडली सर्कुलेट करना है, 5 रो है, आखिरी वाली पहले यार ये सीट फिक्स हो गई है, जिसने बैठना है फ्रेंड्स के साथ बैठ जाए। तो उसके बाद देन सर्कुलेशन स्टार्ट हो गई है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है क्लासरूम मैनेज करने का। इसमें बच्चों में ये नहीं रहता कि मैं बात करती थी तो ऑब्वियसली आप थोड़ी सी आगे वाले को जल्दी ज्यादा बातें कर रहे होते हो, 2 से और वो बोलने वाले बच्चे भी ज्यादा थे, तो पीछे वालों की आ गई कि मैम आप आगे वाले बच्चों से ज्यादा बातें करती हैं। तो क्लास सर्कुलेशन करवा दे टीचर ताकि उन बच्चों के दिल में ये आना आ जाए पीछे वालों के कि टीचर आगे वालों से ही बातें कर रहा है, पता नहीं इनमें क्या खास बात है। उनकी सीजीपीए बाई चांस ज्यादा थी आगे वालों की, वो बोलने वाला भी ज्यादा थे, लेकिन पीछे वाला बच्चा जा सकता है ना इस चीज में कि टीचर को उसको फेवर दे रहा है। तो अब कुछ भी टीचर मैनेजमेंट बच्चों को लर्निंग बिहेवियर की तरफ लाने के लिए टीचर जो भी करेगा दैट इज इंक्लूडेड इन द क्लास मैनेजमेंट। देन है विद इट
विटनेस की बजाय विद इटनेस हम यूज करते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट में एक टर्म। और इस टाइप ईसीई टीचर विद इटनेस, ईसीई टीचर्स कीप्स एन आई ऑन। तो इस टाइप का जो टीचर है वो किस चीज पे नजर रखता है? बी इज नॉट द राइट ऑप्शन सहर, इट्स बोथ। ईसीई टीचर विद इटनेस, जो ईसीई टीचर होता है वो बहुत ज्यादा कीन होता है। उसकी एक क्वालिटी या उसकी एक प्रॉपर्टी की बात की जाए तो वो क्वालिटी या प्रॉपर्टी उसकी क्या है कि वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। 1 सेकंड में बच्चा क्या कर रहा है पूरी की पूरी, मैं बहुत लिख रही थी, सेंड हो गया, ओके ठीक हो गया है। मुझे शक पड़ रहा था ये बी सहार जब इतने सारे एमसीक्यू ऊपर वाले थोड़े थोड़े जो थोड़े से ट्रिकी थे वो ठीक कर रही थी, ये लड़की ये वाला गलत नहीं करेगी, मुझे अंदाजा हो गया था। तो जी फिर आप मेरे फेवरेट हो ना सहारे, इस वजह से फिर मैंने नाम तो लेना था आपका। तो ईसीई टीचर वो है जो बहुत ज्यादा एक्टिव है, उसने एक एक सेकंड की बच्चे की उस पर नजर रखी हुई है एक्टिविटी पे। तो वो वर्बल और नॉन वर्बल बच्चों के दोनों रिस्पॉन्सेज पे नजर रखेगा। सो बोथ इज द राइट ऑप्शन हियर। ये बहुत मजे की चीज है। हैंडलिंग टू और मोर एक्टिविटीज बाय टीचर एट अ टाइम इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। एग्जैक्टली बी इज द राइट ऑप्शन हेयर। सबसे ज्यादा मेरे खास जो टीचर, अगर कोई बहुत अच्छा टीचर है, अगर वो इस चीज में माहिर है तो वो बहुत अच्छी बात है। लाइक अभी मैंने भी काम किया है, मेरे पास 2-3 रिमाइंडर आए थे, मैंने साइड पे किया और मैं मुसलसल आपको पढ़ा भी रही थी। तो इस चीज को हम कहते हैं ओवरलैपिंग करना, कि छोटे छोटे एक के टाइम में 2 या 3 टास्क टीचर कर ले, और उस चीज को हम कहते हैं ओवरलैपिंग। अक्सर टीचर क्या करते हैं, बच्चे बात कर रहे होते हैं, टीचर अपना लेक्चर भी दे रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, लास्ट रो में बैठे बैठे 2 बच्चे बातें कर रहे हैं, टीचर मुसलसल देख रहे हैं, 1-2 मिनट देखा वो चुप नहीं हुए, तो टीचर मुसलसल पढ़ाई जा रहा है, साथ साथ वो चल भी रहा है। वहां जाके टीचर बस टेबल पे इस तरह नोक नोक कर दे, बच्चे समझ जाए टीचर मुसलसल पढ़ाई जा रहा है, ताकि बाकी बच्चों की डिस्टरबेंस ना आए और डिस्ट्रप्शन ना आ जाए बीच में। तो इस चीज में उसने क्या किया, उसने पढ़ाना जारी रखा, उसने दरमियान में वॉक भी कर ली, एंड में क्लासरूम में चला भी गया, उसने उन बच्चों को मेंशन करके चुप भी करवा दिया। तो एट अ टाइम उसने 2-3 काम कर लिए, तो इस चीज को हम कह देते हैं ओवरलैपिंग। इससे मेरे एक और ओवरलैपिंग की मुझे जो एग्जांपल इस टाइम जहन में आ रही है वो ये था कि मैं स्टार्ट से ड्राइंग करती हूँ, ठीक है। तो मेरी आदत है ड्राइंग करने की, मेरी कॉपीज उस पर छोटे छोटे स्केचेस बने होते हैं। तो एक दफा फिजिक्स का लेक्चर चल रहा था, मेरी फिजिक्स अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी थी, मुझे न्यूमेरिकल्स बहुत पसंद थे। तो सर डिटेल से न्यूमेरिकल समझाते, जो कि मुझे था कि मैं कर लूंगी और मुझे समझ आता है ना। तो मैं साथ साथ ना ड्राइंग्स बनाती, इमोजीज बड़े फनी फनी से, और इस तरह की टाइप की ड्राइंग थी ना गड़मड़ सी। तो टीचर पढ़ाई जा रहा है, सर ने देख लिया, नोटिस भी कर लिया मैं ड्राइंग कर रही हूँ। सर मेरे करीब आए हैं, उन्होंने वो कॉपी उठाई है और मुसलसल वो पढ़ाए जा रहे हैं, उनका ध्यान वो नहीं था। कॉपी उठा के उन्होंने पूरी क्लास को मेंशन कर दी है, ऊपर सबको दिखाई ये बच्ची ड्राइंग बना रही है। उस टाइम में बहुत शर्मिंदा हो गई थी। देन सर ने नीचे रख दी है, पढ़ाते रहे, पूरा सर ने न्यूमेरिकल खत्म करवाया है। न्यूमेरिकल खत्म करवाने के बाद सर ने कहा यू आर अ गुड आर्टिस्ट। और मैं तो शर्मिंदा थी, बाकी पूरी क्लास हंस रही थी मुझ पे। तो मतलब एक ओवरलैपिंग एग्जांपल है कि सर ने पढ़ाना कंटिन्यू रखा, मेरी ड्राइंग को ऑब्जर्व भी कर लिया बच्ची क्या कर रही है। फर्स्ट रो में बैठे थे खैर में, तो सर ने आए हैं मेरे करीब, मेरी कॉपी पकड़ी है, पूरी क्लास को दिखा दी है, 1 सेकंड के लिए सर चुप नहीं हुए, पढ़ा वो अपना फिजिक्स रहे थे। और देन सर ने कॉपी नीचे भी रख दी माइनर के तौर पे, हम फिजिक्स की सेकंड सेमेस्टर या थर्ड में। और कॉपी रखने के बाद देन सर ने पढ़ा के जब खत्म कर लिया, देन सर ने फाइनल में मुझे कहा कि सबसे बेस्ट आर्टिस्ट क्लास में निकलती है, जो कि साथ साथ ड्राइंग भी कर लेती है। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ओवरलैपिंग, कि एक टाइम में टीचर मल्टीपल टास्क करना। सो होप सो एक अच्छा टीचर एक अच्छा ओवरलैपर होगा। अगर टीचर के अंदर ये क्वालिटी है तो वो बहुत अच्छा टीचर। देन आपके पास है इन ग्रुप फोकस, अ टीचर इज। एक ग्रुप फोकस से हमारे पास एक स्ट्रेटेजी थी, जिसमें टीचर क्या होता है, फुली अवेयर ऑफ द स्टूडेंट्स। एग्जैक्टली के टीचर को एक एक छोटी छोटी चीज का भी पता है स्टूडेंट की आदत। अगर आपके पास सीटिंग अरेंजमेंट इस टाइप की है कि डेस्क बने हुए हैं, अक्सर डेस्क में छोटे छोटे बॉक्सेस से बने होते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स में होते थे पहले, तो अब तो पता नहीं क्या सीन है गवर्नमेंट स्कूल्स या कॉलेजेस का। पहले डेस्क फिक्स होते थे और उनके अंदर छोटे छोटे वो होते थे जगहें, जहाँ पेंसिल कॉपियां बच्चे रखते थे। तो अगर उस बॉक्स के अंदर भी स्टूडेंट हाथ डाल के कोई शरारत कर रहा है, तो टीचर उसके बारे में भी अवेयर होगा ग्रुप फोकस। तो fully aware of all the activities of the student, C option. कम्युनिकेशन ऑफ अ टीचर कैन बी, एक टीचर स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट कर सकता है क्लास में, वर्बल, नॉन वर्बल, बोथ, नन।
बिल्कुल, टीचर के अंदर वर्बल नॉन वर्बल दोनों क्वालिटीज होती हैं। एक वर्बल जेस्चर भी दे सकते हैं, नॉन वर्बल भी, मुंह पे तारीफ कर देना स्टूडेंट की, उससे बात कर लेना, उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन। और नॉन वर्बल कहते हैं किसी जेस्चर के थ्रू, लाइक कोई टीचर पढ़ा रहा है एक्सप्रेशन के थ्रू, एग्जैक्टली कोई जेस्चर को एक्सप्रेशन दे दिया, लाइक तो उसको हम क्या देते हैं कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल की बात की जाए तो टीचर पढ़ा रहा है, उसको एक स्टूडेंट के फेस से लगा है कि स्टूडेंट को समझ नहीं आ रही सही से, तो उसने बस इस तरह आंखों से ऊपर किए, हम करते हैं ना ऊपर अपने आईब्रोज ऊपर, इस तरह करके के समझ आई, बस इशारा करना, स्टूडेंट हाँ ना में कुछ सर हिला दे, तो स्टूडेंट ने भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर ली, टीचर ने भी। तो इस चीज को हम कहते हैं टीचर की दोनों वे हो सकते हैं, वर्बल नॉन वर्बल, किसी भी चीज को समझाने का। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर लैब लर्निंग, इसको मैंने खुद दिया था, वहां पे बस नाम लिखे थे इन चीजों के, लेकिन मुझे लगा कि केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं तो हम पहले मैं इसको बनाती हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है लैब लर्निंग के लिए। ओके, मेरे ख्याल से किसी ने कोई एमसीक्यू गलत नहीं किया। एग्जैक्टली लैब सेफ्टी रूल्स के, लैब को मैनेज करने से पहले, लैब में कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले, इनफेक्ट लैब में जाने से पहले जो चीज करवाई जाती है बाहर मुल्कों में, वो है लैब के सेफ्टी रूल्स। पहले आप रूल्स पढ़ते हो, देन यू आर अलाउड टू इंटर इन द लैब, स्पेशली फॉर केमिस्ट्री स्टूडेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्लीनिंग इंपॉर्टेंट है, लैब के दरमियान मटेरियल को हैंडलिंग कैसे करना है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपके सेफ्टी रूल्स। ability to appreciate and inherent one's what is called, किसी को अप्रिशिएट करना। और सहर जी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो बताएं मुझे सहर एंड दलीब कि मैं आपका नाम ले रही हूँ, आपको खुशी हो रही है, तो इस चीज से क्या हो रहा है? अब ये लड़की आगे पीछे गायब हो गया है, इसने दे दिया है आंसर, आई डोंट नो। सहर इन दलीब, सेल्फ स्टीम बिल्कुल बढ़ना, लेकिन मैं सेल्फ स्टीम नहीं बढ़ा रही, मैं तो एक नंबर की निकम्मी कह रही हूँ आपको, एक नंबर की निकम्मी है। बिल्कुल। तो सेल्फ स्टीम होता है कि किसी स्टूडेंट की तारीफ करना, उसके अंदर एक अच्छी चीजों को लेके आना, ताकि उसके अंदर अप्रिशिएशन हो, ताकि वो अप्रिशिएट होके अच्छे कामों के लिए, आज मैं तारीफ करते हुए किसी बच्चे की, कल वो और मेहनत करेगा। ये चीज मस्ट होती है कि टीचर किसी की तारीफ कर देता है तो अगले दिन वो बच्चा ज्यादा पढ़ता है, ताकि उसकी और तारीफ हो कल को। तो इस चीज को हम कहते हैं सेल्फ स्टीम, और टीचर इस क्वालिटी को स्टूडेंट के अंदर अप्रिशिएट करके उसको बहुत ज्यादा आगे लेके जा सकता है, बिल्कुल मोटिवेशन। showing misbehavior by some students in a class is, क्या कहते हो इसके बारे में? होप सो यही गलत लगाया हो। जवेरिया, दानिया, सबने ठीक लगाया हुआ है, चलो जी। शोइंग मिसबिहेवियर बाय सम स्टूडेंट इन अ क्लास इज अ नेचुरल फिनोमेना। 40 की क्लास है, दो बच्चे मिसबिहेव करेंगे ही करेंगे, ये एक नेचुरल थिंग है, बिकॉज 40 में से हर बच्चे का फैमिली बैकग्राउंड डिफरेंट है। तो 40 में से ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सबके सबके दिमाग जो है ना वो मेंटल स्टेबिलिटी की तरफ हो, उनमें से बल्कि दो तो मैं कम कह रही हूँ। आजकल का जो दौर है, 40 की क्लास है ना, तो उसमें से 10 बच्चे मेंटल डिस्टर्ब होके आते हैं घर से, कोई भी रीजन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, चाहे वो, इनफैक्ट मैं कहती हूँ आप बहुत ज्यादा मोबाइल भी यूज कर लेते हो ना, 2 घंटे 3 घंटे कंसेक्टिव, तो आपका दिमाग और आप ना एंजाइटी की तरफ जाते हो। तो काइंडली काइंडली आजकल के स्टूडेंट्स को मैं कहती हूँ मोबाइल थोड़ा सा कम यूज किया करो। हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा थके हुए हैं, 2 घंटे पढ़ रहे हैं, 3 घंटे पढ़ लिया, तो रेस्ट के लिए क्या कर रहे हैं जी, रेस्ट के लिए हमें थोड़ा सा बाहर चक्कर लगा के आना चाहिए, टहलना चाहिए किसी लॉन में 15 मिनट, हम जी मोबाइल देख रहे होते हैं। भाई वो रेस्ट नहीं होता, वो तो उल्टा फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी बढ़ा रहे हो। तो आजकल के दौर में काइंडली काइंडली मोबाइल का कम यूज किया करो, उल्टा मिसबिहेवियर की तरफ आओगे, मैं तो कहती हूँ मोबाइल यूज करोगे तो क्या होता है कि 40 में से 10 स्टूडेंट लाजमी कुछ ना कुछ बुरा सलूक करेंगे अपने एटीट्यूड की वजह से, क्योंकि उनकी नेचुरल स्टेबिलिटी नहीं है। तो इस चीज को हम कहेंगे कि ये एक नेचुरल फिनोमिना है स्टूडेंट्स का, शो करना मिसबिहेवियर, ऐसी कोई इसमें अननेचुरल, अगर 40 में से 40 कर रहे हैं ना, वो अननेचुरल चीज है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 40 के 40, 40 में से 20 भी कर रहे हैं ना, तो मैं कहूंगी ये भी नेचुरल है आज के दौर में। तो इट्स अ नेचुरल थिंग टू शो मिसबिहेवियर बाय सम स्टूडेंट्स इन अ क्लास ड्यूरिंग द क्लास, तो ये टीचर का काम है, क्लास मैनेजमेंट। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आप लोगों को शेयर करते हैं इंशाल्लाह मटेरियल, और कोई गिले शिकवे हैं तो बता सकते हो, वरना अल्लाह हाफिज।